वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी टाइम से क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसलिए बस एक छोटी सी क्लास यहाँ पर रखेंगे रिवीजन टाइम में। ठीक है, ये एक रिवीजन क्लास रहेगी जिसमें हम मात्र 2 से 3 मिनट का टाइम आपका लेंगे, तो वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आपका रिवीजन बनता रहे। इसके साथ साथ याद रखिएगा यहाँ पर एक टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर कुछ मशीनरी या फिर उपयोग जो होते हैं, पैकेजिंग। ठीक है, फ्रूट प्रिजर्वेशन में जो पैकेजिंग करने में जो भी याद रखिएगा मशीनें काम में ली जाती है, उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी सबसे पहले तो नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गमिंग मशीन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, टॉपिक आप समझ ही गए हो, फल परिरक्षण। फल परिरक्षण का मतलब होता है, याद रखिएगा, कि जैसे कि मान लीजिए आप बिना कोई प्रिजर्वेशन के अगर फलों को रखते हो तो क्या होता है, याद रखिएगा, 2 से 3 दिन या फिर 3 से 4 दिन में भी वो ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। ठीक है, लेकिन फ्रूट प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि जो आपका फल है इसको क्या है, याद रखिएगा, प्रोसेसिंग के माध्यम से फैक्ट्रियों में क्या होता है, याद रखिएगा, इन फ्रूट्स को क्या होता है अलग प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है। और वो जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, याद रखिएगा, ये लंबे समय तक, जैसे कि आपका फ्रूट तो 2 या 3 दिन में ख़राब हो जाता, लेकिन क्या होता है, याद रखिए, इनका जब प्रिजर्वेशन कर दिया जाता है किसी केमिकल की सहायता से या फिर अदर प्रोडक्ट में इनको चेंज करके, तो इससे क्या होता है, याद रखिएगा, वो सालों भर सेफ रहता है और उसका हम लगातार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे ही हम कहते हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन या फल परिरक्षण। ठीक है, टॉपिक क्लियर होता है। तो अब इनमें याद रखिए पैकेजिंग की जाती है। जब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसके बाद में क्या है, उस प्रोडक्ट को उसकी पैकेजिंग की जाती है। तो उनमें कौन कौन सी मशीनें यहाँ पर प्रयोग होती है तो उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो यूज़ करते हैं वो होती है गमिंग मशीन। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, याद रखिएगा गम। गमिंग से आप कैसे याद रख सकते हो, गम। तो गम क्या होता है, एक प्रकार का गोंद होता है जो चिपकाने के काम आता है। तो यहाँ पर भी उसी से याद रख सकते हो कि गमिंग मशीन का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, जो डिब्बे होते हैं प्रोडक्ट को सील करने के लिए या फिर पैक करने के लिए, तो उन पर क्या होता है लेबल चिपकाने के लिए। जो गमिंग मशीन है क्या करती है, उन पर एक लेबल चिपकाती है। जो ब्रांड का मान लीजिए कोई लेबल है तो उसको चिपकाने का काम कौन करती है, गमिंग मशीन करती है। इसके बाद में आते हैं, याद रखिएगा, फोर्किंग मशीन। तो फोर्किंग मशीन क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए कि जो आंवला होता है, याद रखिएगा, आपको पता है आंवले में कसीलापन होता है। ये कसीलापन किसके कारण होता है, सबसे पहले यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि ये टेनिन के कारण होता है। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंवले में जो कसीलापन होता है ये किसके कारण होता है, टेनिन वर्ण के कारण होता है। याद रहेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए आंवला खट्टा है तो इसे आप डायरेक्ट तो प्रोड्यूस या फिर इसका उपभोग तो नहीं कर सकते। ठीक है, इसका डायरेक्ट आप कंज्यूम तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके पहले इसका कसेलापन को निकालना पड़ेगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, याद रखिएगा, इस जो मान लीजिए जैसे कि आंवला है तो इसमें क्या करेंगे, याद रखिए, हम फोर्किंग के माध्यम से। फोर्किंग क्या होती है, याद रखिए, इसमें कुछ मान लीजिए कुछ नुकीली चीज़ से या फिर कोई ऐसी मशीन है जिस नुकीली माध्यम से हम क्या करेंगे, जो आंवला है इसमें क्या करेंगे, हल्के हल्के छेद करेंगे, हल्के हल्के छेद करेंगे, जिससे क्या होगा, इसका जो जो टैनिन है या फिर जो कसेलापन है वो क्या होगा, याद रखिएगा। याद रखना, ये प्रोसेसिंग वैसे नॉर्मल तरीके से बात करें तो यहाँ पर एक बर्तन वगैरह रहता है, इसमें इसको क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं। सबसे पहले इसको गोदते हैं, मतलब इस पर क्या करते हैं, छोटे छोटे छेद कर देते हैं। उसके बाद में इसको सॉरी, तो हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन पर क्या कर देते हैं, याद रखिएगा, आंवले को रख देते हैं। ठीक है, तो आंवले को रखने पर क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशन होता है, याद रखिए, ये सॉल्यूशन में क्या होता है, इसका जो कसीलापन होता है, जो टेनिन होता है, ये बाहर आ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, आंवले का कसीलापन दूर हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो छेद हम कर रहे थे, मतलब छोटे छोटे छिद्र कर रहे थे, तो इस क्रिया को ही क्या बोला जाता है, फोर्किंग क्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, फोर्किंग क्रिया बोला जाता है। ठीक है, याद हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पर बात करेंगे, क्राउन कॉर्क मशीन। अब याद रखिएगा, ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो हमने मान लीजिए जो कोई बोतल थी उस पर क्या करते हैं, कॉर्क। तो कॉर्क क्या होता है, याद रखिएगा, एक क्या होता है, एयर टाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप ढक्कन लगाते हो तो यहाँ पर एक कॉर्क आपने देखा होगा। ठीक है, एक रबड़ नुमा संरचना होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। ये क्या करती है, याद रखिए, एयर टाइट करती है ताकि उसमें एयर प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि अगर एयर प्रवेश कर गई तो उससे जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए एयर टाइट करने के लिए कॉर्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको सभी को पता है, सीलिंग मशीन है, सील करने के लिए।
ये भी एक तरीका क्या करती है, याद रखिएगा, ये भी एक सील करने का ही कार्य करती है। क्या करती है, सील करने का कार्य करती है। ये भी एक एयर टाइट का ही मेथड है, ठीक है। कॉर्क लगा देंगे, सील कर देंगे। इसके बाद में मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनको क्या करते हैं, नमक से प्रिजर्व करते हैं। मतलब नमक का उनमें घोल भरकर, जैसे कि मान लिया आपने एक साधारण तौर पर बात करें तो आपने अचार तो सभी ने देखा होगा, ठीक है। अचार वैसे तेल में भी रखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं, याद रखिएगा, जिनको नमक से भी संरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो उसी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई हमें सॉल्यूशन तैयार करना है जो कि नमक से तैयार हो रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे घोल को तैयार करने के लिए हमें उसका एक यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ तो इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ेंगे ताकि इसमें नमक की सांद्रता को हम मेज़र कर पाए कि ज़्यादा है या फिर कम है, ठीक है। क्योंकि एक उसका सॉल्यूशन की सांद्रता या फिर कंसंट्रेशन तो एक ही रखनी पड़ेगी ना, सेम रखनी पड़ेगी, तभी तो वो काम करेगा। अदरवाइज़ मान लीजिए कम रह जाती है तो वो काम नहीं करेगा, अगर ज़्यादा हो जाती है तो भी वो काम नहीं करेगा। इसलिए क्या करते हैं, याद रखिए, इस इक्विपमेंट का हम यूज़ करते हैं। किसका, कि नमक बोलने नमक सांद्रता ज्ञात करने के लिए सोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद हुआ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, याद रखिएगा, कि जब भी मान लीजिए हमें किसी प्रोडक्ट को प्रिजर्व करेंगे तो उसके लिए हम नमक का घोल तैयार करेंगे। नमक का घोल तैयार अगर करेंगे तो उसमें हमें सांद्रता पता होनी चाहिए कि इसमें नमक कितना है। तो इसकी सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सोलोमीटर का प्रयोग करेंगे। इसी टाइम में याद रखिएगा, अगर मान लीजिए ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसे हम प्रिजर्व कर रहे हैं ना चीनी से, शक्कर से, ठीक है, किससे कर रहे हैं, शक्कर से कर रहे हैं। जैसे कि आप गुलाब जामुन वगैरह ले सकते हो, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, चीनी से आपने देखा होगा, इनको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें जो चीनी है उसकी भी तो कंसंट्रेशन एक फिक्स रहेगी ना, उसमें ना तो ज़्यादा कर सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं। तो अगर चीनी की सांद्रता आपको याद करनी है तो आप किसका प्रयोग करोगे, ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग करोगे। नमक का सोलोमीटर के द्वारा और चीनी का ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा, याद रहेगा। इसके बाद में आता है, याद रखिएगा, वैसे याद रखिएगा, ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर को हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, ये भी याद रखिएगा, इसी की जस्ट सेम है, बस इसमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का मतलब क्या होता है, हाइड्रा आप जानते हो, हाइड्रा पढ़ा होगा आपने, ठीक है। वो क्या होता है, एक मुकुल जैसी संरचना निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रा कहते हैं, ठीक है। आपने ऐसा कुछ चित्र देखा होगा 12th में, ठीक है। तो ये जो छोटे नुमा संरचना थी इसे हम हाइड्रा कहते हैं। ये क्या थी, याद रखिए, ये जो संरचना थी ये पूरी जल में थी। मतलब सीधा सा फंडा याद रखिए, हाइड्रा यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं जल के लिए। किसके लिए, जल के लिए यहाँ पर हम हाइड्रा यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर यही याद रखना कि अगर आपको चाशनी, जो आप चाशनी लेते हो, जो सॉल्यूशन तैयार करते हो, अगर उसमें चीनी की मात्रा ज्ञात करनी है तो उसके लिए तो हम यूज़ करेंगे रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर का याद रखना, सीधा सा एग्जाम्पल याद रखोगे तो गन्ने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, कि गन्ना पक गया है या फिर नहीं पका है, इसकी ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सीधा सा फंडा याद रखना, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए पानी की मात्रा, जो भी सॉल्यूशन याद रखिए उसमें चीनी की मात्रा तो हमने ज्ञात कर ली, लेकिन अब पानी की भी दो मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी ना, कि उसमें पानी कितना बचा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। अभी तो आपको पता है हाइड्रा, हाइड्रा क्या होता है, याद रखिए, एक जलीय पौधा होता है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग क्या करेंगे, चाशनी में पानी की मात्रा को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। बस एक दूसरे को कॉन्सेप्ट ऐड करते जाइए, आपको आसानी से याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद होगा, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट से याद करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, वैसा रटोगे तो कुछ नहीं है, एक दिन याद रहेगा दूसरे दिन वापस गायब, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड में कुछ भी थ्योरी बना लो, बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लास्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको तो याद रख ही लेना, कि जेलीमीटर, या फिर इसे हम जेलीमीटर भी कभी कभी कह देते हैं, ठीक है। जेलीमीटर या जेलीमीटर, सॉरी। तो अब यहाँ पर याद रखिए जेलीमीटर का यूज़ कर रहे हैं। तो अब याद रखिएगा, सीधा सा याद रखिएगा, इसको तो कंठस्थ कर ही लेना क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
रस में पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जेल मीटर या जेली मीटर का प्रयोग किया जाता है। आपने जैम और जेली के तो नाम सुने ही होंगे, काफ़ी पॉपुलर है और इनसे क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं। एक सीधा सा क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना, जैम सबसे अच्छा बनता है सेब का, जेली सबसे अच्छी बनती है अमरूद की, और वो भी कौन से? अध पके अमरूद की जेली अच्छी बनती है। तो इस जेली के लिए याद रखिएगा, इस जेली के लिए क्या होता है? पेक्टिन की मात्रा आवश्यकता होती है। किसके लिए? जेली बनाने के लिए पेक्टिन की मात्रा सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। ठीक है, याद रहेगा। अब जेली तो बनती है अमरूद की, जैम बनता है सेब का। अब यहाँ पर एक और याद रखिएगा क्वेश्चन जो पूछा जाता है आजकल, यहाँ पर यही पूछा जाता है कि जैम का TSS कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, इनको याद रख लेना बस। लाइक डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जैम का और एक जेली का, इनका TSS क्या होता है आपको पता है? याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद करके जाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना, जैम का ज़्यादा होता है, कितना होता है? 68% होता है। और जेली का कितना होता है? TSS 65% होता है। याद रख लो, जैम का 68%, जेली का 65%, जैम का 68%, जेली का 65%। दोबारा से बता देता हूँ, जैम सबसे अच्छा सेब का बनता है, जेली सबसे अच्छी अदरक के अमरूद की बनती है। जैम का TSS 68% होता है, जेली का TSS 65% होता है। और जेली के लिए पेक्टिन की मात्रा आवश्यक होती है। पेक्टिन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए जेली मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, TSS की फुल फॉर्म अगर आपको पूछी जाए तो इसको याद रखना, टोटल सोल्यूबल सॉलिड। क्या होती है TSS की फुल फॉर्म? टोटल सोल्यूबल सॉलिड। TSS की मात्रा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको ऐसे पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट बताओगे हैंड रिफ्रैक्टोमीटर या ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। TSS टोटल सोल्यूबल सॉलिड, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर या हैंड रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके सारे मशीन्स ही या फिर कुछ इक्विपमेंट्स थे, उपकरण थे, आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और इसके साथ साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि और भी स्टूडेंट को यहाँ पर ये जो भी यहाँ पर उपकरण है वो याद हो सके। ठीक है, तो जितना फैला सकते हो वीडियोज़ को फैला दीजिए और इकट्ठे कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, ताकि आपकी रेगुलर क्लासेस चलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक ले अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।